ऑल माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का वन शॉट रिवीजन करेंगे। इसका पार्ट वन यहाँ पे डिस्कस होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें सबने कहा था कि वो क्वालिटी इशू हो गया है, तो मैं ये फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। आई होप इसमें आपको चीजें क्लियर होगी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जो क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक चीजें हैं, वो सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो सिलेबस है क्वांटम मैकेनिक्स का, उसमें 40 टॉपिक्स मैंने लिया है और 40 टॉपिक्स में से आज कितना हो पाता है वो देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट वन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स का भी 2 पार्ट को अपलोड कर दिया है, जो कि आपका जैसे स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन तक एक पार्ट है और दूसरा बाकी सिलेबस है, ठीक है। तो वो दोनों वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, उसमें भी आपका फॉर्मूला का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वांटम मैकेनिक्स का वन शॉट रिवीजन पार्ट वन शुरू करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहला हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, यहाँ पे चीजें हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो कम से कम लग जाए, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में देखिए यहाँ पे प्लैंक गेव हाइपोथेसिस as energy emitted in black body radiation is not continuous, it is quantized, mean it is the form of small packets, ठीक है, नोन एज क्वांटा फोटोन। तो प्लैंक ने हाइपोथेसिस दिया था कि ब्लैक बॉडी का जो एनर्जी इमिट हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो क्वांटाइज्ड है, और वो किसके फॉर्म में है, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, जिसको कि हम लोग क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्लैक बॉडी कर्व देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है। सबसे पहले ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन देखिए, ब्लैक बॉडी क्या होता है। ए ब्लैक बॉडी which absorbs or emit all types of radiation from lambda is equal to 0 to infinity is known as the black body, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन है। आइडियल ब्लैक बॉडी में क्या होता है, P is equal to this is E upon T, I is equal to E upon T into A, ठीक है। उसके बाद P is equal to हो जाता है P is equal to NH nu upon T, जिसमें कि NH nu जो है वो आपका एनर्जी है, T अगर यूनिट होगा, यूनिट टाइम होगा, तो P is equal to NH nu हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, ये जो आपका कर्व है ब्लैक बॉडी कर्व वो देखते हैं। इसमें देखिए आप ये कर्व देख पा रहे होंगे, ये जो कर्व है वो आपका पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, कहीं पे भी ब्रेक्स नहीं है। तो इसका फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉडी कर्व इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। दूसरा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इमिसिव पावर एट डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट डिफरेंट इमिसिव पावर आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्या है, power is increasing with wavelength up to lambda up to a peak value then decreases। I hope ये चीजें आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इमिसिव पावर इज इंक्रीजिंग विथ वेवलेंथ, तो इमिसिव पावर जो है वो वेवलेंथ के साथ इंक्रीज करता है अप टू ए पीक वैल्यू, उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। चौथा नंबर क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ब्लैक बॉडी पीक वैल्यू ऑफ इमिसिव पावर शिफ्टेड टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ साइड। लोअर वेवलेंथ साइड की ओर जो है ये आपका, ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये आपका लैम्डा 1 है, ये आपका लैम्डा 2 है, दिस इज लैम्डा 1, दिस इज लैम्डा 2 एंड दिस इज लैम्डा 3, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि लोअर वेवलेंथ साइड की ओर ये जो है वो शिफ्ट होते जा रहा है। तो हम इसे कहेंगे कि ये ब्लैक बॉडी कर्व जो है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये T1 है, ये T2 है, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, T1 इज लेस देन, यानी ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, देखिए ये हो जाएगा T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो T3 जो है वो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, तो उसका वेवलेंथ जो है वो लैम्डा M3 है, जो कि आपका लोअर वेवलेंथ साइड की ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉ विच इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, यहाँ पे लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लैम्डा एम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे आपको लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी हो गया, तो यहाँ पे बी का वैल्यू आपको गिवन है 2.898 इंटू 10⁻³ ठीक है। उसके बाद अगला फॉर्मूला देखिए, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल इमिसिव पावर। तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व है वो टोटल इमिसिव पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसका क्या फॉर्मूला है, 0 से इंफिनिटी तक होगा, ई लैम्डा
डी लैम्डा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप यहाँ से लिख लीजिए। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए जो आपका स्टीफेंस लॉ होगा वो होगा E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, ठीक है। ये आपका आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए है, जिसमें कि सिग्मा का वैल्यू है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। उसके बाद अगर रियल ब्लैक बॉडी के लिए आप बात करेंगे तो रियल ब्लैक बॉडी के लिए जो स्टीफेंस लॉ होगा वो E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन टी टू द पावर 4, वेयर सिग्मा इज द एमिसिविटी, ठीक है। सो मैक्सिमम इमिसिव पावर प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम इमिसिव पावर यानी कि पीक वैल्यू जो है आपका, वो यहाँ पे देखिए ये जो पीक वैल्यू है, ये जो पीक वैल्यू आपका, ये टी टू द पावर 5 के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पीक वैल्यू ऑफ इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पीक वैल्यू is proportional to t to the power 5 where t is the temperature, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्या क्या है फॉर्मूला। सबसे पहले इसमें आइए, ये पेज के पीछे जो था उसमें आइए, इसमें है विन्स रेडिएशन लॉ। तो विन्स रेडिएशन लॉ कहाँ पे वैलिड होता है? लोअर वेवलेंथ साइड में वैलिड होता है। यहाँ पे इसका ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गिवन है, देखिए। अकॉर्डिंग टू विन्स एमिसिव पावर डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ लैम्डा, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस a अपॉन लैम्डा इंटू डी लैम्डा, ठीक है। ये जो आप कर्व देख पा रहे होंगे, ये जो कर्व है वो आपका विन्स कर्व है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो लोअर वेवलेंथ साइड की ओर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वैलिड नहीं है, ये सिर्फ वैलिड एट लोअर वेवलेंथ में है, ठीक है। ये आप देखिए दो फॉर्मूला है यहाँ पे, ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5, ई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 5, ये दोनों आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रेले जीन्स लॉ। रेले जीन्स लॉ में ब्लैक बॉडी वाइब्रेट लाइक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द लैम्डा, और ये यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई केबीटी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 डी लैम्डा, ठीक है। आई होप ये विजिबल होगा आपको, अगर नहीं है तो मैंने डिक्टेट कर दिया है, वहां पे भी आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। इट इज वैलिड एट हायर टेम्परेचर, नहीं, इट इज वैलिड एट हायर वेवलेंथ, ठीक है। तो रेले जीन्स लॉ जो है वो हायर वेवलेंथ पे वैलिड है, और आपका जो ये है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन्स रेडिएशन लॉ, ये आपका लोअर वेवलेंथ पे वैलिड है, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं प्लैंक हाइपोथेसिस। Hypothesis: when temperature of black body increases, the atom vibrate which produce EM wave, and EM wave is quantized means energy carried in the form of small packets, ठीक है। तो प्लैंक हाइपोथेसिस के अनुसार जो ब्लैक बॉडी है, वो जो एटम्स है ब्लैक बॉडी में वो वाइब्रेट कर रहा है, और उसके वजह से ईएम वेव प्रोड्यूस हो रहा है जो कि क्वांटाइज्ड है, और उस ईएम वेव जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसका एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लैंक्स एवरेज एनर्जी कितना हो जाएगा? प्लैंक्स एवरेज एनर्जी, ये आपका E जो था वो हो गया E इज इक्वल टू एन एच न्यू, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैव एनर्जी, जो ऑसिलेटर वाइब्रेट हो रहा है उसका एनर्जी है E इज इक्वल टू एन एच न्यू। और उसके बाद अगर आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा एन इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के बी टी। उसके बाद एवरेज एनर्जी निकलेगा, यानी कि इसका यूज करके आपको एवरेज एनर्जी निकाला गया। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रही हूँ। तो ये एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया? एन, दिस इज एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के बी टी माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका एवरेज एनर्जी। अब देखिए प्लैंक रेडिएशन लॉ यहाँ पे क्या होगा? यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 ई टू द पावर एच सी अपॉन के बी टी माइनस 1 डी लैम्डा, ठीक है। ये हो गया आपका प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, ये आपका लैम्डा के टर्म में हो गया, ये न्यू के टर्म में हो गया। तो ये दोनों आप यहाँ पे नोट करिए, देखिए ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ चीजें और भी है जिसको आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए यू न्यू इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर रेले जीन्स लॉ जो था उसमें न्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू यू न्यू इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर हो जाएगा, विच इज एनर्जी डेंसिटी। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम ए इंटू एरिया होता है, तो यहाँ पे आई इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, सो पी इज इक्वल टू ई बाई टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है लिखने में, एक बार आप देख लीजिएगा इसको तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लैंक हाइपोथेसिस यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है जिसमें कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंटेंसिटी इज इक्वल टू पी अपॉन ए सिग्मा टू द पावर 4, ठीक है।
ये भी आपका एक फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल में आपका जो जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये लोग चीज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए केस 1 जो है वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, जिसमें कि लैम्डा इज इक्वल टू, सबसे पहले तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है वो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो केसेस है, जैसे कि केस 1 है आपका, केस 1 है कि आप रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक केस में अगर फाइंड करना चाह रहे हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, तो देखिए केस 1 है नॉन रिलेटिविस्टिक केस, इसमें आपका लैम्डा का वैल्यू होगा h अपॉन रूट 2m ई के। ठीक है, उसके बाद अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन करना चाह रहे हैं तो इसमें आपका जो लैम्डा का वैल्यू होगा वो होगा, दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन रूट अंडर ई के इन ब्रैकेट ई के प्लस 2m0 सी स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे सी स्क्वायर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दो आपको लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, विच इज फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक। तो ये दोनों आप नोट करिए, ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है, ये दोनों। ओके, तो यहाँ पे ये सब जो लिखा हुआ है इसका यूज करके ये फॉर्मूला दिखाया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक केस में अगर के का वैल्यू क्यूवी के इक्वल है, तो यहाँ पे के का वैल्यू आप पुट करिए, उसके बाद आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर 2m क्यूवी, ये हो गया। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन के लिए जो है ये आपका हो जाएगा आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए लैम्डा ई जो है इलेक्ट्रॉन का है, लैम्डा पी जो है वो प्रोटॉन का है, अल्फा पार्टिकल की लैम्डा एफ अल्फा है। उसके बाद न्यूट्रॉन के लिए क्या करते हैं, ई के इज इक्वल टू हो जाता है 3/2 के बी टी। ठीक है, वो चार्ज नहीं है, उसको पोटेंशियल नहीं दे सकते, तो उसको हम लोग हीट कर देते हैं, उस कारण इसका जो एनर्जी होता है 3/2 के बी टी होता है। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। So according to de Broglie, wave associated with every matter particle, let psi is equal to a sin omega t minus x। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट हमें क्या बताता है, डी ब्रॉगली के अनुसार वेव से मैटर से एसोसिएटेड वेव होता है, तो उसका जो वेव पैकेट होता है उसमें वेव पैकेट हम कैसे कंसिडर करते हैं वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे साई को कंसिडर किया है, विच इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स फॉर वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। ये दोनों के लिए या तो फेज वेलोसिटी आप कह सकते हैं या फिर वेव का वेलोसिटी कह सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है vp इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है dx अपॉन dt। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको रहने दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इज नॉट इक्वल, वेलोसिटी ऑफ वेव इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो है पार्टिकल के इक्वल नहीं है। इट मीन्स देयर इज नॉट ए सिंगल वेव एसोसिएटेड विथ मैटर पार्टिकल बट ग्रुप ऑफ वेव। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ वेव्स है, कोई सिंगल वेव नहीं है। तो इस ग्रुप ऑफ वेव का वेलोसिटी क्या होगा, जिसको कि हम लोग ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू वी जी अपॉन इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। ठीक है, ये आपका पार्टिकल का वेलोसिटी है, विच इज ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, अब नॉन रिलेटिविस्टिक केस में और रिलेटिविस्टिक केस में दोनों ही आपका जो ये होगा ग्रुप वेलोसिटी होगा वो v के इक्वल होगा। ठीक है, इसको बस आपको याद रखनी है, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लिए, यहाँ पे दो फॉर्मूला है, विच इज ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। अब चलिए इसका कुछ एक्सपेंशन देख लेते हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट देखिए, सबसे पहले vp इज इक्वल टू ओमेगा बाई के है, यानी कि फेज वेलोसिटी जो है ये इसके इक्वल है। तो इसको आप उस तरह से लिख सकते हैं, इसको k के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, विच इज vg इज इक्वल टू vp प्लस k dvp अपॉन dk। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा है, तो आप यहाँ पे जब उसको डिफरेंशिएट करिएगा लेमडा के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा -2 पाई अपॉन लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पे dk का वैल्यू पुट करिएगा, dk इज इक्वल टू -2 पाई डी लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे पुट करिएगा तो आपको मिलेगा vg इज इक्वल टू vp माइनस लेमडा dvp अपॉन डी लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है किसके किसके फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए ये जो है वो आपका k के फॉर्म में है,
Vg इज इक्वल टू Vp प्लस के डी Vp अपॉन dk, ये आपका k के फॉर्म में है, ये आपका लैम्डा के फॉर्म में है। Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा डी Vp अपॉन डी लैम्डा। ठीक है, ये हो गया, इसको रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है क्वांटम स्टेट। तो किसी भी क्वांटम स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, इसको जो है, ये जो नोटेशन होता है इसको हम लोग केट बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रे बोलते हैं, और ये जो नोटेशन होता है इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या फिर इनर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का नोटेशन हमें जरूरत पड़ती है किसी भी क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद देखिए ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, दिस इज, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दिस इज psi I psi f इज इक्वल टू डेल आई जे। ठीक है, अब यहाँ पे डेल आई जे क्या होगा, del ij is equal to 1 when I is equal to j and it is equal to 0 when I not equal to j। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार और, del ij is equal to 1 when I is equal to j and is equal to 0 when I not equal to j। ये हो गया आपका del ij का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे आ गया। उसके बाद वेव फंक्शन अगर गिवन है, फॉर वेव फंक्शन यहाँ पे देखिए क्या हुआ, क्वांटम स्टेट ऑफ द सिस्टम, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्वांटम स्टेट को, ये होता है साई इज इक्वल टू, सो दिस इज साई इज इक्वल टू C1U1 C2U2 C3U3 CnUn। ठीक है, इस टाइप से हम किसी भी क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कि आपका ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन फॉलो होना चाहिए उस स्टेट में। ओके, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, दिस इज U1 फाई इज इक्वल टू C1 U1 फाई साई 1 प्लस C2 U1 साई 2। तो ये सब जो है ये तो 0 हो जाएगा बाकी सारा, और ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, C1 इज इक्वल टू U1 और साई का इनर प्रोडक्ट जिसको भी हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है जिसको कि बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट U1। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड करना है तो हम इनर प्रोडक्ट का मॉड स्क्वायर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए P1 इज इक्वल टू, दिस इज मॉड स्क्वायर ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 एंड साई। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे C1 का मॉड स्क्वायर भी कह सकते हैं। यहाँ पे C1 का मॉड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो आपका वैल्यू है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कह सकते हैं C1 का मॉड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर सिस्टम। कोई भी सिस्टम आपको गिवन होगा, जैसे n इज इक्वल टू 1 स्टेट है, n इज इक्वल टू 0 स्टेट है, जो भी स्टेट आपको गिवन होगा वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आपको करना है। उससे पहले आपको ये भी चेक करना है कि वो जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज है कि नहीं। ठीक है, तो नॉर्मलाइज होना चाहिए, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ C1 स्क्वायर मॉड ऑफ C2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये आपका एक प्रॉपर्टी है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, कहीं पे तो प्रोबेबिलिटी होगा ही, पार्टिकल कहीं ना कहीं पे तो होगा, इसलिए उसका प्रोबेबिलिटी जो है सबका सम करके प्रोबेबिलिटी 1 मिलेगा आपको। ठीक है, सो P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 इज इक्वल टू 1, ये हो गया आपका। ये एक प्रॉपर्टी देखिए, अगर इसका आप डेगर कर दीजिएगा, ठीक है, ये जो फाई है इसका आप अगर डैगर करिएगा तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये जो है वो उल्टा हो जाएगा, जैसे साई इधर आ जाएगा और फाई इधर चला जाएगा। ठीक है, तो डेगर करने पे जो है वो केट और साई में बदल जाता है, केट जो है वो सॉरी ब्रे में बदल जाता है, और ब्रे जो है वो केट में बदल जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो क्वांटम स्टेट आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वांटम स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आ गया आपका ऑपरेटर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर्स में देखिए यहाँ पे ए ऑपरेटर जो है वो आपका साई पे अप्लाई हो रहा है, दिस इज ए ऑपरेटर, साई इज इक्वल टू ए। ये जो छोटा सा ए मिल रहा है आपको, ये आपका आइगन वैल्यू है और ये साई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे फाई और ए जो ऑपरेटर है यहाँ पे, ये भी साई पे ऑपरेट हो रहा है और ये आपको आइगन वैल्यू मिल रहा है, ये फाई में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका स्टेट जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने ये चीजें जो लिखी है
ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि कोई ऑपरेटर है, किसी भी चीज़ों पे अप्लाई किया, जैसे कोई बॉडी पे ऑपरेटर अप्लाई किया गया है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसपे अब नाइफ अप्लाई किया गया है, तो नाइफ अप्लाई करके हॉस्पिटल में गया, ठीक है, उसका किडनी निकाल दिया। किडनी निकाल दिया तो किडनी जो है वो आपका आइगन वैल्यू है और उसका स्टेट वही रह जाएगा, यानी कि वो बच गया तो उसका स्टेट वही रह जाएगा। लेकिन अगर वो स्टेट चेंज हो जाएगा, अगर वो इंसान का डेथ हो गया, तो आप कह सकते हो कि वो स्टेट चेंज हो गया, तो फाई जो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, ये बताना नहीं चाहिए। तो आप अपने से भी कोई एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि अगर स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि वो उसका आइगन फंक्शन नहीं है, और अगर स्टेट चेंज नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं कि वो स्टेट उसका आइगन फंक्शन है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, इफ पोजीशन एंड मोमेंटम आर हर्मिशियन ऑपरेटर देन चेक पी एक्स इज हर्मिशियन और नॉट। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, पोजीशन और मोमेंटम जो हम जानते हैं कि हर्मिशियन होता है, लेकिन चेक करना है कि एक्स पी एक्स जो है पी एक्स एक्स के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हर्मिशियन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम डेगर करते हैं तो एक्स पी एक्स का वैल्यू हमें ये मिलता है और पी एक्स एक्स का वैल्यू हमें ये मिलता है, तो नॉट सेम। यहाँ पे कह सकते हैं आप कि ये सेम नहीं होता है, तो हर्मिशियन नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाला है कि ये एक्स पी एक्स और पी एक्स एक्स ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखाया है, ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक्स पी एक्स लिख दिए, उसके बाद पी एक्स एक्स लिख दिए और उसको सेम चीज में लिख दिए, नहीं, यहाँ पे ये चीजें ऑपरेटर्स है, ये जो है ये ऑपरेटर्स है, इसको आप एक्स पी एक्स, ये ऑपरेटर जब आप लगा देते हैं इज नॉट इक्वल टू पी एक्स एक्स, यहाँ पे इसका यही मतलब है, ठीक है। चलिए, नोट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इफ ए इज हर्मिशियन देन फंक्शन ऑफ ए इज ऑल्सो हर्मिशियन। अगर ए हर्मिशियन है तो फंक्शन ऑफ ए भी हर्मिशियन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप पी एक्स हर्मिशियन है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये भी आपका हर्मिशियन होगा, तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद आ गया यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर क्या होता है, यू डैगर इक्वल टू यू इनवर्स, ये आपको इसके इक्वल होता है। जैसे कि आप ये आयोटा ले रहे हैं यहाँ पे, तो आयोटा जो है वो माइनस आयोटा में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा यूनिटरी ऑपरेटर में। प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर का दो प्रॉपर्टी होता है, एक तो ये हर्मिशियन होता है, दूसरा आइडम्पोटेंट होता है। पी इन डेगर इज इक्वल टू पी हो जाता है एंड पी इज स्क्वायर इज इक्वल टू पी आ जाता है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर का आपका प्रॉपर्टीज है। अब आ गया कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये ए बी का अगर हम कॉम्यूटेशन कर रहे हैं तो इसका नोटेशन कुछ इस तरह से होता है, इज इक्वल टू, एंड दिस इज ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पे ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। अब देख लीजिएगा, कॉम्यूटेशन में ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कैप लगा हुआ है और ये कैप जो है वो ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप प्लीज उसको नॉर्मल मोड से थोड़ा 0.5x पे करके भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ चीजों को समझाने में, क्योंकि ये मैराथन है, रिवीजन चल रहा है, जल्दी जल्दी आपको 1 घंटे में सब कुछ समझाना है। इसलिए कहीं पे भी आपको दिक्कत लग रहा है तो आप प्लीज उसको स्लो कर लीजिए, या फिर आप इस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर में क्या है कि ए बी का कम्यूटेशन बी ए के इक्वल नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले रहे हैं, सेकंड नंबर में देखिए कोई कांस्टेंट ले रहे हैं तो उसके साथ का कम्यूटेशन 0 हो जाएगा। अगर उसके सेम ले रहे हैं, जैसे कि ए है, तो उसका भी कम्यूटेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर कोई ऑपरेटर है और उसका फंक्शन ऑफ ऑपरेटर है तो वो भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पांचवा क्या है, यहाँ पे ए है, अगर ये स्मॉल ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए जो है वो आपका कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, इसका कॉम्यूटेशन हो जाएगा। इसके साथ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, इसके साथ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो ये बाहर आ जाएगा और इसका कॉम्यूटेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए और बी प्लस सी का कॉम्यूटेशन है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले ए का बी के साथ करेंगे, फिर ए का सी के साथ करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, आप इसको नोट करते जाइए या फिर आप देख लीजिए, सिर्फ सिर्फ देखने की है, ये ज्यादा इसमें कुछ टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका हो गया। तो ये देखिए, ये आपका 8 नंबर हो गया, जिसमें कि आपका ए प्लस बी और सी का कॉम्बिनेशन है, तो ए सी बाहर आ जाएगा, ए सी के साथ हो जाएगा, फिर बी सी के साथ हो जाएगा, यहाँ पे बी सी हो जाएगा, ठीक है, बी सी के साथ चलिए, ये हो गया। अब 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर से देखिए इंपॉर्टेंट शुरू हो गया है। 9 नंबर में आपको देखना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे कि ए बी
सी, इस टाइप से है। तो आपको क्या करना है, जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको काम करना है। जैसे कि ये ऑपरेटर्स है, तो बी अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही निकालेंगे। अगर सी आपका राइट हैंड साइड में लिखा है तो आपको सी जो है वो राइट हैंड साइड में ही निकालना है, ठीक है। यहाँ पे इसके कहने का क्या मतलब है, देखिए ए बी सी का जो कॉम्प्यूटेशन हो रहा है, यहाँ पे पहले आप ए बी करिए, तो सी जो अगर राइट हैंड साइड में है तो आप सी को राइट हैंड साइड में लिखिएगा। अगर ए सी का कॉम्प्यूटेशन कर रहे हैं तो बी जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया ये 9 नंबर। 9 नंबर आपका क्लियर हुआ यहाँ पे। उसके बाद देखिए 10 नंबर भी वही है। 10 नंबर जो है वो भी आपका वही है, 9 10 हो गया। 11 में क्या है, 11 भी वही है, देखिए 11 नंबर भी वही है, 9 10 हो गया और 11 हो गया ए बी सी डी। तो इसमें भी आपको दो तरह से करना है, इसको ए बी सी कर लीजिए और इसको जो है वो निकाल दीजिए, ठीक है, और डी को बाहर कर सकते हैं। ये भी हो गया आपका। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक आया है 12 नंबर, जिसमें कि आपका अगर फंक्शन गिवन है बी का और ए का कम्यूटेशन बोल रहा है, जो ए ऑपरेटर है दोनों, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, बी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, और ए और बी आपका यहाँ पे ये आ जाएगा कॉम्प्यूटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये आपका कंडीशन है यहाँ पे। दूसरा क्या है, 12 नंबर हो गया। 13 नंबर में क्या है, एफ ऑफ ए कैप जो है वो भी एक फंक्शन है यहाँ पे, देखिए ए कैप, और यहाँ पे बी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू ए, और यहाँ पे ए बी का कॉम्प्यूटेशन आ जाएगा। उसके बाद 14 नंबर में देखिए ए बी टू द पावर एन है, तो ये एन बी एन माइनस वन और ए बी का कॉम्प्यूटेशन हो जाएगा। उसके बाद ए टू द पावर एन है, बी का कॉम्प्यूटेशन होगा, तो आपका यहाँ पे एन ए एन माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे एन बी एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये अब हो गया। 16 नंबर आपका क्या है, ए बी सी का कॉम्प्यूटेशन, बी सी ए का कॉम्प्यूटेशन, सी ए बी का कॉम्प्यूटेशन। अगर इस टाइप का आपको मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि ये आपका जीरो के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्यूटेशन का जो प्रॉपर्टी है वो आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। कुछ कॉम्प्यूटेशन रिलेशन यहाँ पे और भी है, उसको आप नोट डाउन करिए या फिर आप इसको सिर्फ रिवीजन कर लीजिए। देखिए एक्स पी एक्स, वाई पी वाई, जेड पी जेड, ये जो है आयोटा एच बार के इक्वल होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। अदर जो है वो जीरो होता है। एक्स पी आयोटा एच बार डेल आई जे, ये होता है डेल आई जे। आई जब जे के इक्वल है तो 1 हो जाएगा, आई जब जे के इक्वल नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स एक्स का अगर कम्यूटेशन कर रहे हैं तो 0 होगा, पी पी का कम्यूटेशन कर रहे हैं तो भी वो 0 होगा, ठीक है। अब आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा। इसमें देखिए इन क्लासिकल मैकेनिक्स जो एल का वैल्यू होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, वो होता है आर क्रॉस पी, ठीक है। यहाँ पे आर क्रॉस पी का क्या मतलब है, आर जो होता है आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और पी क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे आप पुट करिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एल एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी का वैल्यू आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाएगा। एल एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ये इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एल एक्स एल वाई एल जेड का वैल्यू आपको क्या मिलता है, एल एक्स इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये हो गया। एल वाई इज इक्वल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, एल जेड इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। ये आपका इक्वल हो गया। अब देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो पी का वैल्यू होता है, पी इज इक्वल टू आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये आपका वैल्यू होता है पी का। तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में हम पी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए आयोटा एच बार माइनस आयोटा एच बार जो है वो बाहर आ गया है, दिस इज माइनस आयोटा एच बार, ये बाहर आ गया, और डेल अपॉन डेल जेड हो गया, डेल अपॉन डेल वाई हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से एल एक्स एल वाई एल जेड का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आप यहाँ पे नोट करिए। अगला है एल एक्स एल वाई का अगर हम कॉम्प्यूटेशन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एल एक्स एल वाई का देखिए ये है एल एक्स, दिस इज एल वाई। यहाँ पे एक चीज है जो आपको याद रखनी है, ये एल एक्स है, ये एल वाई है, ये एल जेड है, इसको आपको साइक्लिक फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको चेक करना है
कि ये जो कम्यूटेशन आपको गिवन है वो साइक्लिक फॉर्म में है कि नहीं। अगर साइक्लिक फॉर्म में है तो नेगेटिव नहीं होगा, अगर एंटी साइक्लिक है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है आपका LX LY, तो ये आपका LX हो गया, ये आपका LY हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये साइक्लिक है, तो ये हो जाएगा आयोटा H बार LZ। ठीक है, जस्ट याद रखने के लिए ये है। उसके बाद देखिए LY LZ है, तो ये LY हो गया, ये LZ हो गया, ये भी साइक्लिक में है, तो ये हो जाएगा आयोटा H बार LX। ठीक है, तो इसी तरह का आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगर एंटी साइक्लिक होगा तो आपका नेगेटिव में आएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया। तो आयोटा H बार LZ, आयोटा H बार LX, आयोटा H बार LY, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। और तीन फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन देखिए LX LX, LY LY, LZ LZ, ये आपस में इक्वल होता है, जो कि 0 के इक्वल होगा कॉम्बिनेशन आप अगर करना चाहेंगे तो। इन जनरल अगर आप देखिएगा तो इसको बोलते हैं लेविस-विटा टेंसर, आई थिंक यही प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो LI LJ जो है वो अगर आप उसका जनरल फॉर्म लेना चाह रहे हैं, LI LJ इज इक्वल टू आयोटा H बार, दिस इज लेविस-विटा टेंसर IJK LK। और ये जो टेंसर है ये किसके इक्वल होता है वो अब देखिए 1 होगा इफ ऑल IJK आर डिफरेंट एंड साइक्लिक, -1 होगा इफ ऑल IJK आर डिफरेंट एंड एंटी साइक्लिक। 0 कब होगा इफ IJK आर नॉट डिफरेंट, तो डिफरेंट अगर नहीं होगा तो ये सब चीजें यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए कम्यूटेशन रिलेशन। ये सब रिलेशन अब अगर आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और क्योंकि उसमें कम्यूटेशन निकालने में काफी समय चला जाता है। ठीक है, तो अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो जनरल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका जो L स्क्वायर और LJ का जो परम्यूटेशन होता है वो होता है 0, वेयर LJ इज इक्वल टू LX LY LZ और L स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर प्लस LZ स्क्वायर। ठीक है, अगर आप x के साथ कोई LJ का कॉम्यूटेशन कर रहे हैं तो वो क्या होगा देखिए, दिस इज x LJ इज इक्वल टू आयोटा H बार, ये आपका टेंसर है x की। ठीक है, उसके बाद p के साथ कर रहे हैं तो वो होगा आयोटा H बार, ये आपका टेंसर है p के। तो टेंसर का इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये आपका वैल्यू होगा। जैसे जैसे चीजें होगा वहां पे आपको पुट करते जाना है। यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे ये देखिए दिस इज L स्क्वायर L प्लस माइनस। तो L प्लस माइनस क्या होता है, रेजिंग ऑपरेटर एंड लोअरिंग ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर के बारे में हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे बस आप इसका रिलेशन देख लीजिए, L स्क्वायर का L प्लस और L माइनस का कॉम्यूटेशन 0 होता है, और L प्लस और L माइनस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L स्क्वायर माइनस LZ प्लस H बार LZ। ठीक है, L माइनस L प्लस का क्या होगा, L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर माइनस H बार LZ। ठीक है, उसके बाद L प्लस और L माइनस का कॉम्यूटेशन अगर हम करना चाहते हैं, L प्लस और L माइनस का कॉम्यूटेशन, ये कॉम्यूटेशन रिलेशन नहीं था, ये सिर्फ वैल्यू है। तो L प्लस और L माइनस का क्या होगा 2H बार LZ। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, वैसे ये आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी कराया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका वेव फंक्शन क्या होता है। तो वेव फंक्शन एक ऐसा चीज है जो आपको क्वांटम स्टेट का पूरा इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसका मोमेंटम बता सकता है, उसका एनर्जी बता सकता है, उसका पोजीशन बता सकता है। अगर आपके पास किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन है तो आप कह सकते हैं कि सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है, तो वेव फंक्शन का अपना खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उसका सिर्फ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जो होता है उसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखिए साई एक्स टी का मॉड स्क्वायर जो हो रहा है ये आपको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है और प्रोबेबिलिटी एट एक्स पोजीशन ये बताता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड आपको हमेशा एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैसे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतने रेंज में, जैसे 0 से a के रेंज में क्या है, या फिर -a/2 से a/2 के रेंज में इनफिनाइट पोटेंशियल दे दिया और फिर पूछ दिया आपसे कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको एकदम याद रखनी ही है। ठीक है, साई एक्स टी का मोड एक्स स्क्वायर, जिसको कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम यूज करते हैं। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रेंज x टू x प्लस dx कितना हो जाएगा, दिस इज p इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई एक्स टी का होल स्क्वायर dx, ये आपका 1D के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन 2D क्या हो जाएगा,
ये आपका सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा विच इज dA। ये आपका 2D के लिए हो गया। 3D के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो 3D के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज d टाउ, 3D के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे r कह सकते हैं आप, RT। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एलिमेंट डी टाउ या DA और x से x प्लस dx का हो गया, ठीक है। अब देखिए वेव फंक्शन का कुछ कंडीशन होता है जिसको कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं कह सकते कि वो आपका क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। देखिए एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए सबसे पहला उसका जो कंडीशन है वो है कि वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। जैसे कि आप ये देखिए, अगर इस टाइप का आपके पास वेव फंक्शन है तो आप देख पा रहे होंगे कि इस पॉइंट पे वेव फंक्शन का 2 वैल्यू मिल रहा है। तो 2 वैल्यू मिलने के कारण आप कह सकते हैं कि ये जो आपका वेव फंक्शन है ये आपका एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स में, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड, नॉट सिंगल वैल्यूड। मैंने लिख दिया है कि ये जो है सिंगल वैल्यूड नहीं है, यहाँ पे एट एनी पॉइंट वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। अगला क्या है, वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट। तो वेव फंक्शन जो है इनफाइनाइट नहीं हो सकता, वो हमेशा आपका फाइनाइट ही होगा। उसके बाद अगला क्या है, वेव फंक्शन शुड बी जीरो एट प्लस माइनस इंफिनिटी। तो वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए प्लस माइनस इंफिनिटी पे। वेव फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव साई एक्स सपोज डेल साई अपॉन डेल एक्स शुड बी कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपस में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि साई भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और डेल साई अपॉन डेल एक्स भी आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दोनों अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, ठीक है। देखिए इस पेज में हो गया कंप्लीट। अब अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ चीजें लिखा हुआ है, जैसे कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। वेव फंक्शन शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। तो वेव फंक्शन जो है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी कि माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी का इंटीग्रेशन साई एक्स टी का मॉड स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू फाइनाइट मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वेव फंक्शन आपका स्क्वायर इंटीग्रेबल है। अगला क्या है, यहाँ पे नोट पॉइंट कुछ देख लीजिए। अगर आपको वहां पे जो वेव फंक्शन गिवन है वो कुछ इस कंडीशंस को फॉलो कर सकता है, आप कह सकते हैं कि वो एक्सेप्टेबल है। फर्स्ट नंबर क्या है, इफ द कर्व ऑफ ए फंक्शन इज रेगुलर नो ब्रेक्स, कोई भी ब्रेक नहीं है। जैसे कि वेव फंक्शन है कुछ इस तरह से है, कोई भी ब्रेक नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से है, गॉसियन वेव फंक्शन आप कह सकते हैं। तो इस टाइप का अगर वेव फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस है, कोई ब्रेक नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगला क्या है, इफ देयर इज नो शार्प पीक। So if there is no sharp peak in curve, then its derivative is also continuous। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई जो ग्राफ आपको गिवन है या फिर कोई वेव फंक्शन जो गिवन है उसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, पीक नहीं है, जैसे कि आप देखिए कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीक मिल गया, तो आप कह सकते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए उसका डेरिवेटिव भी और वो खुद भी, ठीक है। ये एक कंडीशन है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक, साइन, कोसाइन एंड कॉन्टिन्यूअस आर डेरिवेटिव आर कॉन्टिन्यूअस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, साइन, कोसाइन आर कॉन्टिन्यूअस, ये सारा जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और उसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तब कह सकते हैं कि ये आपका एक्सेप्टेबल फंक्शन हो सकता है, ठीक है। जनरली ये जो फॉर्मूला है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व। जैसे कि ये आपका वेव फंक्शन है तो इसके अंदर का जो एरिया है वो आप कुछ इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, विच इज स्क्वायर इंटीग्रेबल फॉर्मूला। तो स्क्वायर इंटीग्रेबल करने के लिए ये जो आपका कंडीशन है ये फाइनाइट होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। जैसे कि आप इसमें देखिए ये जो है ये ऊपर जा रहा है, ये ओपन है, यहाँ पे इसका आप इसको एरिया अंडर द कर्व नहीं निकाल सकते, ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ये आपका फाइनाइट आएगा। चलिए एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन क्या होता है ये अब कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। सो आइगन वैल्यू क्या होता है, कोई भी ऑपरेटर अगर किसी भी स्टेट पे अप्लाई किया गया है, जैसे कि मान लेते हैं आपका ये साई स्टेट है, साई स्टेट पे आप किसी ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं तो इस ऑपरेटर का इस साई स्टेट में आइगन वैल्यू निकल के आएगा जो होगा ए। और अगर स्टेट चेंज नहीं हुआ तो वो साई लिखा जाएगा, अगर स्टेट चेंज हो गया तो फाई लिखाएगा, ठीक है। कोई भी स्टेट लिखा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का क्या मतलब है, ये जो है वो आपका आइगन वेक्टर है, ये आपका आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का हो गया। नोट देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसके इक्वल होगा। अगर ये जो ऑपरेटर है वो इसके आइगन वैल्यू के इक्वल हो रहा है तो फंक्शन ऑफ दैट ऑपरेटर इज ऑल्सो इक्वल टू फंक्शन ऑफ दैट आइगन वैल्यू, ठीक है। ये आपका नोट पॉइंट है।
अब देखिए e टू द पावर a है, यानी कि आपका a ऑपरेटर जो है वो e के पावर पे है, तो आपका जो आइगन वैल्यू होगा वो भी e टू द पावर a हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इफ h psi इज इक्वल टू e psi है, देन e टू द पावर माइनस आयोटा h t अपॉन h बार psi इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आयोटा e t अपॉन h बार। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए है कि कोई भी ऑपरेटर अगर आप उसका आइगन वैल्यू आपको पता है तो उसका फंक्शन के ऑपरेटर का आइगन वैल्यू भी वही होगा फंक्शन का। ओके, चलिए अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा, और परटर्बेशन थ्योरी में जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना आपको आना ही चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालने के लिए आपको उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है। लेट ऑपरेटर ए कैप कोरिस्पॉन्डिंग टू एन ऑब्जर्वेबल मेथड, देन वी फाउंड a1 a2 an आइगन वैल्यू विथ कोरिस्पॉन्डिंग टू प्रोबेबिलिटीज। तो अगर कोई ऑपरेटर ए है, ठीक है, उसको हम एक ऑब्जर्वेबल मानते हैं और उसको मेजर करते हैं, तो हमें क्या मिलता है। जैसे कि ये किसी स्टेट पे अप्लाई होता है, तो बहुत सारा मेजरमेंट कर रहे हैं, तो a1 a2 a3 डॉट 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 an हमें आइगन वैल्यूज मिल रहा है, जिसका कोरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है p1 p2 p3 डॉट 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 pn। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपको अगर गिवन है, लेट ए ऑपरेटर कोरेस्पॉन्डिंग टू एन ऑब्जर्वेबल मेजर्ड देन वी फाउंड, ये आपको आइगन वैल्यू मिला है और उसके कोरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ये मिला है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर हम क्या कह सकते हैं, ये जो आपका ऑपरेटर है वो इक्वल होगा p1 a1 प्लस p2 a2 डॉट 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 pn an, ये आपका इक्वल डिवाइडेड बाई p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 डॉट 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 pn। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हैं। दिस इज expectation value of A is equal to summation of I is equal to 1 to n and this is mod square of C1 square, और ये आपका हो जाएगा CI square। ये आपका आइगन वैल्यू हो गया विच इज AI। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि तीन फॉर्म लिखा गया है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। एक ये है आपका, ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो अगर आपको कोई स्टेट गिवन है, जैसे कि साई स्टेट आपको गिवन है, इस टाइप से आपको स्टेट गिवन है, साई इज इक्वल टू C1 U1 प्लस C2 U2, इस टाइप से आपको ये स्टेट गिवन है। तो आपको बोल रहा है कि इस स्टेट का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपको क्या करना है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू, दिस इज C1 का मॉड स्क्वायर, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी फाइंड करना है या फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करिएगा तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो ये हो गया एक फॉर्म में। अगर आपको स्टेट गिवन है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए विच इज इनर प्रोडक्ट ऑफ साई, और ये बीच में आपको एक लिखना है और इसका फाइंड करना है, ये आपको नॉर्मलाइज करके देखना है। अगर आपको वेव फंक्शन गिवन है तो आपको ये वाला एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना है विच इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इसको जूम कर देती हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका विच इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी का इंटीग्रेशन साई स्टार ए साई dx। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टार साई dx, ये इक्वल हो जाएगा इसके। तो ये तीन फॉर्मूला जो है आप इसको नोट डाउन करिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी के फ्लो को बताता है, जिसमें कि हम लोग क्वांटिटेटिव इक्वेशन यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का, जैसे कि डेल पी अपॉन डेल टी प्लस दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एस क्या है, वो आपका है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और पी जो है वो है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यहाँ पे देखिए वेयर पी इज इक्वल टू, दिस इज मोड ऑफ साई स्क्वायर विच इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एस का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, देखिए एस का वैल्यू एस इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच बार अपॉन 2m, दिस इज इन ब्रैकेट साई स्टार का कॉन्जुगेट एंड दिस इज डेल ऑफ साई, और दिस इज ग्रेडियंट ऑफ साई, और माइनस साई ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको साई गिवन है तो आप उसका साई का कॉन्जुगेट लीजिए, उसको यहाँ पे पुट करिए और यहाँ पे पुट करिए, उसके बाद फिर साई को आप यहाँ पुट करिएगा। तो आप इसको फाइंड करके देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। सो एस इज इक्वल टू एच बार के अपॉन एम, ये आपका प्लेन वेव के लिए कह सकते हैं। यहाँ पे आप इसको नहीं लिखे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, चलिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अब क्या होता है वो देखते हैं।
सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? लेट ए एंड बी आर हर्मिशन ऑपरेटर्स। ए और बी जो है वो हर्मिशन ऑपरेटर है मान लेते हैं। द अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज आरएमएस वैल्यू। यहाँ पे अगर हर्मिशन ऑपरेटर आपको नहीं पता है क्या होता है तो मैं बता देती हूँ कि ए डैगर इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो हर्मिशन ऑपरेटर है। ठीक है, चलिए ये हो गया। द अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज द आरएमएस वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होता है उसी को हम लोग अनसर्टेनिटी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन ए एंड दिस इज अनसर्टेनिटी इन बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर अनसर्टेनिटी इन ए जो है वो किसके इक्वल होगा? रूट अंडर दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस आरएमएस वैल्यू ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आरएमएस वैल्यू। तो नाउ इन जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार दिस इज अनसर्टेनिटी इन ए इंटू अनसर्टेनिटी इन बी इज इक्वल टू, ये ऐसे होगा, यहाँ पे आपका कंप्यूटेशन होगा। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? देखिए ये मॉड, ये आपका आरएमएस वैल्यू, ये आपका कम्यूटेशन ए बी। ठीक है, ये 2 डिवाइड में होता है। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए केस 1 में अगर आप यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स कैप पुट कर रहे हैं और b इज इक्वल टू पी एक्स कैप पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देखिए इसका कम्यूटेशन क्या होगा, यहाँ पे x और px हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू होता है x, px का जब आप कम्यूटेशन करते हैं ये होता है आयोटा एच बार। यहाँ पे आयोटा एच बार पुट कर दिया है और ये आपका आरएमएस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो ये अगर हटेगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? देखिए ये माइनस है तो मोड में ये प्लस हो जाएगा, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार बाई 2। तो ये आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जिसको कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी डिफाइन करते हैं हम लोग इसमें। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपका पोजीशन अच्छे से डिफाइंड है तो मोमेंटम नहीं डिफाइंड होगा, अच्छे से परफेक्टली डिफाइंड नहीं होगा। अगर आपका मोमेंटम डिफाइंड है तो आप पोजीशन अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बताता है। अब ई के फॉर्म में करना चाहते हैं एनर्जी के फॉर्म में, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार बाई 2। अगर हम लोग इसको मोमेंटम के फॉर्म में करना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम में, तो डेल्टा फाई और डेल्टा एल जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार बाई 2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका कंप्लीट हुआ। अब अगला चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में ये सब जो चीजें हैं उतना समझने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं इसे। फॉर फ्री पार्टिकल के लिए डेल्टा एक्स जो है वो इन्फिनाइट तक होता है और डेल्टा के जो है वो 0 होता है। ठीक है, ओके, एंड लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 होता है। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द वेव फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी विथ कांस्टेंट वेवलेंथ दैट इज नोन एज द प्लेन वेव। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लेन वेव को कंसिडर कर रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन निकालने के लिए। सो सॉल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ अ फ्री पार्टिकल इज अ प्लेन वेव व्हिच हैव द 4 पॉसिबिलिटी। तो प्लेन वेव अगर है तो उसका 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है, जैसे कि साई इज प्रोपोर्शनल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, e to the power iota kx minus omega t, e to the power minus iota kx minus omega t। तो इस टाइप का 4 पॉसिबिलिटी बन सकता है। सो आफ्टर सॉल्विंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साई, सॉरी दिस इज गामा डिपेंड्स ऑन द फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये बस मैंने बताया है आपको कि कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन को निकाला गया है। मेन चीज आपका यहाँ से शुरू है, यहाँ से। ठीक है, तो आप बस इसको एक थोड़ा डिवीजन कर सकते हैं कि कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन आया है। ओके, so this is del square psi xt upon del x square 1 upon gamma square del psi xt upon del t। ये है नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन। यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो क्या होगा वेव फंक्शन का, ये देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लेंगे। यहाँ पे हम साइन और कॉस का फॉर्म नहीं ले सकते क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो इसके इक्वल नहीं आएगा। तो ये दोनों वेव फंक्शन हम नहीं लेंगे, ये दोनों वेव फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो साई इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, साई इज इक्वल टू ए टू द पावर kx माइनस ओमेगा टी, ये हो गया। सो डेरिवेटिव ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, यहाँ से आपका मेन चीज शुरू है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव करने पे आपको कितना मिलता है? के स्क्वायर साई। ठीक है, उसके बाद आप टी के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलता है माइनस ओमेगा साई। ये आपको याद रखना है, कभी कभी चीजें पूछी जाती है एग्जाम्स में कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है और आपको बोल रहा है कि ये सब वैल्यूज फाइंड करिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो। ठीक है,
डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो है माइनस के स्क्वायर के इक्वल होता है, और डेल साई अपॉन डेल टी जो है वो माइनस आटा ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे गामा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा एच बार अपॉन 2m, हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू आयोटा एच बार डेल साई अपॉन डेल टी, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इफ पार्टिकल इज नॉट फ्री देन देयर विल बी फोर्स ऑन द पार्टिकल, अगर पार्टिकल फ्री नहीं है तो उस पर फोर्स लगेगा। तो वेयर v इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, v ऑफ x ने यहाँ पे मान लिया है कि पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बन के आएगा, देखिए माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, v ऑफ x साई एक्स टी इज इक्वल टू आयोटा एच बार डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी, ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लीजिए श्रोडिंगर इक्वेशन का, जिसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन सबसे पहला है कि साई और डेल साई अपॉन डेल एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, वेव फंक्शन साई एंड डेल साई अपॉन डेल एक्स शुड बी कॉन्टिन्यूअस। अगला क्या है, वी नो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा एच बार अपॉन 2m सो फार, और रिलेटिविस्टिक मोशन अगर करना चाहते हैं तो ये जो मास है आपका वो हो जाएगा m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे m का वैल्यू जो है वो वेरी कर जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन आपका वैलिड नहीं है। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इज साई आर टी इज इक्वल टू ए साई आर e टू द पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच बार। तो यहाँ पे ये चीज कैसे आया, ये आया है आपका टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर से। जैसे कि आपका साई जीरो पे गिवन है, जैसे कि x जीरो t इज इक्वल टू जीरो, आपका यहाँ पे वेव फंक्शन गिवन है और आप फाइंड करना चाह रहे हैं साई एक्स टी पे। तो ऐसे में आप क्या करिएगा, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसमें आपको e टू द पावर माइनस आयोटा एच टी सॉरी ई टी अपॉन एच बार, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप टाइम टी उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला देखते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पे मिल गया आपको, दिस इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, तो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, ये होता है a e टू द पावर आयोटा एच टी अपॉन एच बार, ये आपका टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर अगर किस पे अप्लाई करिएगा तो टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पे आप उसका फाइंड कर सकते हैं, वो कहाँ पे होगा वो भी फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए t माइनस टी नॉट हो जाएगा। उसके बाद टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर इट रिप्रेजेंट्स द टाइम डिपेंडेंट ऑफ क्वांटम स्टेट, टाइम डिपेंडेंट वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि साइड टी अगर आप निकालना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं ये क्वांटिटी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी आप नोट डाउन करिए या फिर एक बार आप देख लीजिए, ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आपका मेन चीज है, इंपॉर्टेंट है, रेनफेस्ट थ्योरम। ये क्या होता है, इट टेल्स टाइम डिपेंडेंसी, इट टेल्स द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर ए। तो ये टाइम एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है रेनफेस्ट थ्योरम, एंड वी कैन प्रूव फंडामेंटल लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स यूजिंग दिस थ्योरम। तो इस थ्योरम से हम लोग अपना जो क्लासिकल मैकेनिक्स का फंडामेंटल लॉज है उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेनफेस्ट थ्योरम का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। उसके बाद फिर 1 अपॉन आयोटा एच बार होगा। उसके बाद ये जो है आप यहाँ पे ऐसे नोटेशन में लिखिए, दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेशन ऑफ ए एंड एच, वेयर एच इज द हैमिल्टोनियन प्लस डेल ए अपॉन डेल टी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, एक बार देख लीजिए अच्छे से, अगर क्लियर नहीं है तो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है वो आपका रेनफेस्ट थ्योरम का फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको एच जो है वो हैमिल्टोनियन है। अब देखिए केसेस, अब हम डिस्कस करेंगे केस वन में ए जो है वो एक्स के इक्वल अगर है, ए जो है वो एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे आपको एक्स पुट करना है और एच के साथ आपका उसका कॉम्यूटेशन करना है। यहाँ पे देखिए एच किसके इक्वल हो जाएगा, एच जो है वो हैमिल्टोनियन है, देयरफॉर एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m
प्लस वी ऑफ एक्स। कोई भी हैमिल्टोनियन अगर आप पार्टिकल का लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, फ्री पार्टिकल है तो वी ऑफ एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फाइंड करिए। अब ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ये आपका 0 हो जाएगा। एज ऑपरेटर डू नॉट डिपेंड ऑन द टाइम इन श्रोडिंगर पिक्चर, ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ऑपरेटर, तो वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे, देखिए x और h का यहाँ पे कॉम्यूटेशन होगा तो ये कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। देखिए x का px स्क्वायर के साथ कॉम्यूटेशन होगा, इसका जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि x का साथ में जब इंटीग्रेशन करते हैं v ऑफ x हो गया तो उसका कॉम्यूटेशन जो है वो 0 आता है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आप जब फाइंड करिएगा तो आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू, तो ये आपका इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये इसके इक्वल आ जाएगा। उसके बाद आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का टी के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी अपॉन 2m के इक्वल पी अपॉन m के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स का टाइम पे डिपेंडेंसी कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसी तरह ए के बदले अगर आप px पुट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये भी px ऑपरेटर जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो ये वाला क्वांटिटी भी 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर जब आप इसको फाइंड करिएगा तो आपको देखिए कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अगले पेज में देखते हैं। सो डी अपॉन डी टी पी एक्स का इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा एच बार, और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आयोटा एच बार डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए केस 3 डिस्कस करते हैं, जिसमें कि अगर ये वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, यानी कि वो कम्यूट कर रहा है, ये ए एच जो है वो आपस में कम्यूट कर रहा है, इफ दैट इज द कम्यूट, तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ऑपरेटर जो है वो एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये 0 हो गया और ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए द ऑपरेटर कम्यूट्स विथ हैमिल्टोनियन, तो हैमिल्टोनियन के साथ अगर ऑपरेटर जो है वो कम्यूट कर रहा है हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, देन कोरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो जो कोरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है वो आपका कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। केस 4 क्या है, केस 4 में देखिए a इज इक्वल टू एच, अगर दोनों आपस में एच एच हो गया, यहाँ पे इसका कम्यूटेशन अगर होगा तो क्या होगा, इज इक्वल टू ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हैमिल्टोनियन भी जो है वो भी आपका कांस्टेंट ऑफ मोशन है। इफ हैमिल्टोनियन इज द टाइम इंडिपेंडेंट देन टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन अगर है तो इसका वैल्यू यहाँ पे 0 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेशन, ये जो आपको यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड होगा, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं नोट पॉइंट, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है। दिस इज साई इज इक्वल टू, ये आपका है साई इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा 5 C1 U1 ई टू द प्लस ई टू द पावर आयोटा 5 C2 E2। तो यहाँ पे ई टू द पावर आयोटा 5 का टर्म आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे ई टू द पावर आयोटा 5 अगर है तो इसको हम लोग फेज फैक्टर कहते हैं, और ये फेज फैक्टर जो है आपका वेव फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है, डू नॉट इफेक्ट द वेव फंक्शन। तो यहाँ पे अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको इस टाइप से चीजें गिवन होगा, जैसे कि साई इज इक्वल टू ई टू द पावर पाई बाई 2, ठीक है, कोई भी स्टेट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो आप कह सकते हैं कि इसके वजह से नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा और वेव फंक्शन पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो आप इसको सीधा C1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मेन चीज क्या है, e टू द पावर आयोटा 5 फेज फैक्टर, फिजिकली फेज फैक्टर डू नॉट इफेक्ट द वेव फंक्शन। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। सो मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन अब क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। जैसे कि वेव फंक्शन साई एक्स टी आपको गिवन है और आपको बोल रहा है कि आप मोमेंटम स्पेस में वो वेव फंक्शन को लिख के दिखाइए, तो आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे we know the wave function psi xt, then we can transform it into the momentum space using the Fourier transformation। तो Fourier transformation का हम यूज करेंगे और जो आपका पोजीशन स्पेस है उससे मोमेंटम स्पेस में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई एक्स टी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंटीग्रेशन ई टू द पावर आयोटा के एक्स साई एक्स टी डी एक्स, ठीक है। ये आपका हो गया पाई एक्स टी का फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पे देखिए
मोमेंटम स्पेस में क्या हो जाएगा, फाई pt इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 2 पाई h बार माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर आयोटा px अपॉन h बार साई एक्स टी dx। ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन मोमेंटम स्पेस। ये आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन मोमेंटम स्पेस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, ये भी आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो P क्या है, P इज इक्वल टू एच बार के, इसके इक्वल आ जाएगा, और K इज इक्वल टू P अपॉन एच बार। ठीक है, ये सब चीजें कुछ है छोटी छोटी जो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, आपको याद रखने में यहाँ पे आसानी होगी। अगला क्या है, अगला देखिए, अगर पोजीशन स्पेस है, पोजीशन स्पेस में आपका x और px का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह अगर मोमेंटम स्पेस है तो मोमेंटम स्पेस में p का वैल्यू p के इक्वल होगा और x का वैल्यू होगा आयोटा h बार डेल अपॉन डेल p। तो ये यहाँ पे समझ में आ गया, आई थिंक आपका कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हम लोग बाउंड स्टेट पढ़ेंगे, जैसे कि वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया और आपका 1D पोटेंशियल्स हो गया। ये सब चीजें अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ मैं। ठीक है, काफी लंबा हो गया है। तो इससे रिलेटेड आपको कहीं पे भी दिक्कत लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे हुआ ये चीजें, तो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है, सिलेबस कवर नहीं किया है, तो इस वीडियो में आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत फास्ट रिवीजन करा रही हूँ। यहाँ पे पीवाईक्यूज भी नहीं हो रहा है, सिर्फ फॉर्मूलाज के रिवीजन हो रहा है। तो फिर भी आपको अगर कहीं पे दिक्कत लग रहा है, कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला, अगर आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है, आपका प्रिपरेशन हो रहा है, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाउंड स्टेट डिस्कस करेंगे। जितने भी पोटेंशियल है, डिराक-डेल्टा पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, रेक्टेंगुलर बैरियर पोटेंशियल, जितने भी पोटेंशियल है, सब कुछ फिर डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग परटर्बेशन थ्योरी और जो एंगुलर मोमेंटम का पार्ट है वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, तो लगे रहिए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ओके, थैंक्स फॉर